पहले हमें फीवर था तो हम सैड थे, फिर हम खुश हो गए जब हम ठीक हो गए। अच्छा 5 सेट आधे डॉक्टर बन के मिल जाएगा। ये अच्छी लग रही है, मैं अभी नहीं लग सकती। आज मैं गोलगप्पा बनी हुई, गोलगप्पा तो मैं बिना उसके गोलगप्पा पापड़ी से पतला गोलगप्पा फूल पापड़ी नहीं, मैं फूला हुआ गोलगप्पा है। हेलो सर, चीयर्स। लाइक जैसे आप यहाँ से अपने घर से यहाँ तक आए हो तो आपने अलग अलग रूट्स देखे होंगे, अलग अलग करियर अपॉर्चुनिटीज देखे होंगे, अलग अलग प्रोसीजर। ये सब्जी बना रही थी ना मैं, शैलेश्वर को सबसे पहले आगे लेती बना रही। सारे में घुमाऊं क्या? सारे में घूम के आती हूँ। मैडम कट कर लेंगे अपने आप। एक मेरा भी लेना थोड़ा सा शॉर्ट। मैं हार कर आराम से लाइन से जाएंगे। ट्रेनिंग में हम क्या करते हैं? ड्राइंग। नहीं एक्टिविटी कर रहे हैं। कैसा आज वीडियो बनाने का बस यहाँ पे डॉक्टर के आगे जनरल फिजिशियन लिखा है। ओके। अपने चार्ट पेपर्स और स्केचेस को बीच में रखिए। आप लोग प्लीज खाना खाने के लिए ऊपर चले जाइए। हमारे पास बस आधा घंटा है। लंच टाइम आ गया। अब हम जा रहे हैं लंच करने, खाना खाने थक गए अब हम। है अभी लंच में चेहरे सबके भूखे भूखे जा रहे हैं क्योंकि हमें सुबह ही आना पड़ गया। लंच टाइम लंच फिनिश कर दिया है हमने। अब हम जा रहे हैं वॉक पे थोड़ी देर क्योंकि अभी टाइम है, हमने लंच जल्दी फिनिश कर दिया। थोड़ा वॉक करके फिर हम ट्रेनिंग पे बैठेंगे। ट्रेनिंग होती रहती है हमारी। ठीक हो जाए। जनरल पैरासिटामोल लेते कि हमारे जबान की वजह से किसी जनरल एक रीज़न से हुआ है। पहले तो हमने 2-3 दिन वो ट्राई लिखा है कि हम 2-3 दिन ट्राई करते हैं कि घर पे कोई लिक्विड बढ़ा के या कोई ऐसी मेडिसिन लेके सिंपल कि हम ठीक हो गए, लेकिन हमें लगता है रिकवर नहीं हो रहा। देन हम डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर कंडीशन वो सीवियर है, जैसे बच्चों के साथ भी हो जाता है, बड़े जो एज वाले उनके साथ ज़्यादा होता है कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो गई या बेहोशी भी आ जाती है कई बार, तब हमें एम्बुलेंस को कॉल करना होगा। तो वहाँ भी जॉब क्रिएशन है। जहाँ पर हम कॉल कर रहे हैं वहाँ फ्री स्टाफ होता है हमारे कॉलिंग के लिए, वहाँ भी जॉब क्रिएट हो रही है। प्लस जो एम्बुलेंस आएगी उसमें जो टेक केयर करते हैं वो भी स्टाफ होता है, प्लस ड्राइवर भी होता है, तो वो भी जॉब क्रिएशन हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद अगर कंडीशन नॉर्मल है हम अपने आप जा सकते हैं, डॉक्टर के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं। अदरवाइज हम डायरेक्ट क्लिनिक जाते हैं। वहाँ जाकर हम पहले रिसेप्शन पे जाते हैं, अपना नंबर वगैरह कंफर्म करते हैं या अपने अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं। फिर हम उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर से के पास जाते हैं, वो मॉनिटरिंग करते हैं, फिर हमें पूरा असेस करते हैं। जैसे हमारी नॉर्मल कंडीशन होगी तो हम कैब के थ्रू जा सकते हैं या फिर अपने पर्सनल व्हीकल से जा सकते हैं। लेकिन अगर सिचुएशन ज़्यादा ख़राब है तो हम क्या करेंगे, एम्बुलेंस पे कॉल करेंगे। वो टोल फ्री नंबर होता है ना, तो टोल फ्री नंबर अगर हम कॉल करेंगे तो वहाँ पे भी तो कोई अटेंड कर रहा है, तो एक वो जॉब क्रिएट हो रही है, वो हमने लिखा नहीं, सॉरी अब लिख देंगे। फिर उसके बाद हम हॉस्पिटल जाते हैं, तो सबसे पहले हम जाएंगे रिसेप्शन पे जाएंगे, तो वहाँ भी एक जॉब क्रिएट हो रही है। फिर उसके बाद एक स्लिप कटती है। आप मेडिकल में जाते हो तो कौन करता है, वो डेटा एंट्री ऑपरेटर आपको स्लिप, आपका जो नेम वगैरह क्या प्रॉब्लम है वो सारी चीज़ें उसमें लिख के, हाँ पेशेंट डिटेल लेके फिर वो देता है, तो वो कौन सी जो हो जाएगी डेटा एंट्री ऑपरेटर हो जाएगी। फिर हम ओपीडी में जाएंगे, तो वहाँ पे जो जनरल बैठे होते हैं, मतलब डायरेक्ट हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, पहले नर्स से हमें कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो हमारा बीपी चेक करते हैं, टेम्परेचर चेक करते हैं, तो वहाँ पे भी एक जॉब क्रिएट हो रही है। बीपी जो चेक करते हैं नर्स हैं। फिर उसके बाद प्रॉपर एग्जामिन होता है जनरल फिजिशियन के पास। हाँ, फिर उसके बाद डॉक्टर टेस्ट लिखता है। जैसे वायरल फीवर है तो टेस्ट होगा, हमारा ब्लड टेस्ट वगैरह होगा। तो जो टेस्ट होगा वो कौन करेगा, लैब टेक्नीशियन करेंगे ब्लड टेस्ट के लिए। सर आपने बताया था जो ब्लड टेस्ट करते हैं वो क्या है, ये आपका ब्लड टेस्ट नहीं करता, ब्लड निकालता है। हाँ, निकालने वाला, ठीक है। फिर उसके बाद जो रिपोर्ट बनाता है उनको आप दूसरों को सुनेंगे।
जो रिपोर्ट बनाता है उसको MLT बोलते हैं, ठीक है। उसकी जो जॉब मेडिकल लैब टेक्नीशियन। हाँ, मेडिकल लैब टेक्नीशियन है। फिर उसके बाद जो रिपोर्ट देखता है पैथोलॉजिस्ट, ठीक है। फिर आपकी रिपोर्ट पूरी बन गई तो आपको कहाँ जाना है, वापस अपने डॉक्टर के पास जाना है, उसको चेक करना है। तो डॉक्टर वो पूरी रिपोर्ट देखेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग आपकी दवाइयाँ लिखेगा, डाइट प्लान वगैरह करेगा। डाइटिशियन के पास हाँ, भी जा सकते हैं, वो भी एक जॉब क्रिएट यस ठीक है। फिर उसके बाद जो आपने डॉक्टर ने जो भी आपको मेडिसिन लिख के दिया है वो फिर आप लेने जाते हो तो फार्मासिस्ट। फिर उसके बाद घर जाते हो, रेगुलर अपनी follow डाइट करते फॉलो हो, करते हो, डॉक्टर की इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हो और फिर रेगुलर मॉनिटरिंग करते हो कि अगर आराम हो रहा है तो आप रेगुलर वही चीज़ फॉलो करते हो, अगर नहीं हो रहा है तो फिर वापस फिर वही सारा चीज़ें साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। और किसी को और फिर अब ठीक हो गए हैं तो हम खुशी खुशी पहले हमें फीवर था तो हम सैड थे, फिर हम खुश हो गए जब हम ठीक हो Very गए। nice. ग्रुप 1 और किसका था? वायरल फीवर, मतलब जो सिचुएशन थी वायरल फीवर वाली, और किसके पास? मेरी आवाज़ आई जाती है, वहाँ उसे पता चलता है कि हाँ, कंफर्म कर दे कि हाँ भाई वो प्रेग्नेंट है। तो वहाँ पे हमारा जो फर्स्ट जॉब रोल हुआ वो हुआ हमारा गायनेक का। सेकंड फिर वो टेस्ट वगैरह डॉक्टर उसको मेंशन करके देते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको ये टेस्ट कराने हैं। तो वहाँ हमारा जो जॉब रोल हुआ वो लैब टेक्नीशियन का हुआ, जहाँ उन्होंने टेस्ट वगैरह करा, ठीक है। फोर्थ स्टेप जो है हमारा उनका रेगुलर चेकअप, जो हमारा BP, शुगर, ये सारे जो टेस्ट वगैरह होते हैं, ठीक है, वो हुआ हमारा नर्स के थ्रू, ठीक है। नर्स ने ही वो सारे चेकअप्स करे हमारे। फिफ्थ है हमारा काउंसलिंग गाइडेंस, कि उसको कितना न्यूट्रिशन में कितना अमाउंट में उसको लेना है, क्या बेबी का वेट कितना होना चाहिए, उसका बॉडी वेट कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे जो जॉब रोल हुआ वो हमारा काउंसलर का। नेक्स्ट है हमारा 6 वैक्सीनेशन की, कौन से हमारे इंजेक्शंस लगने हैं प्रेगनेंसी के दौरान, तो वो भी हमारा डॉक्टर या फिर नर्स ने इंजेक्शन लगाया। तो यहाँ पे जो जॉब रोल है वो हमारे डॉक्टर का या फिर नर्स का है। फिर है हमारा अल्ट्रासाउंड, ठीक है। अल्ट्रासाउंड में बेबी मूवमेंट के लिए जो हमारे होते हैं, बेबी प्रॉपर तरीके से ग्रो हो चुका है नहीं हो चुका, ये सारे चेकअप करने के लिए रेडियोलॉजिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है फिर नॉर्मल जो हमारे घर पे आया वगैरह आती हैं, जो कि आशा वर्कर है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 9th रेगुलर चेकअप, उसमें भी हमारे नर्स या फिर डॉक्टर गायनेक। 10th है हमारा उनका जो चेकअप वगैरह होने हैं कि लेबर डेट, वो भी हमारे गायनेक ही करते हैं, ठीक है। जो हमारा 11th है जो कि हमारा डिलीवरी डे, उस पर हमें ये होता है कि C-सेक्शन होगा या फिर नॉर्मल डिलीवरी होगी, वो तो या फिर डॉक्टर गायनेक ही करेगी या फिर हमारा सर्जन करेगी, ठीक है। फिर उसके बाद पोस्ट केयर जो कि नर्स ही करती है और बाकी घर पे होते हैं। थैंक यू मैम। का भी सेम टॉपिक था, तो जो प्रोफाइल्स मैम ने बताए आप उसमें कुछ ऐड कर पाएंगे, जो कुछ मैम ने अगर मिस किया है? डाइटिशियन इसमें ऐड कर सकते हैं, डाइटिशियन ऐड कर सकते हैं, ओटी स्टाफ इसमें हमारा ऐड हो जाएगा, OT स्टाफ ऐड हो जाएगा, ठीक है। पीडियाट्रिशियन इसमें हमारे ऐड होगा, क्योंकि बच्चे का वो चेक करता है। चाहिए होती है। और एक एनेस्थीसिया एनेस्थीसिया के डॉक्टर अगर हमारे क्या क्या फीडबैक्स होते हैं और क्या क्या उसके साथ प्रोसेस किया जाता है। सबसे पहले जैसे बाइक मेरा जो हुआ था, वो बाइक एक्सीडेंट हुआ था, तो मेरा नेक फ्रैक्चर हुआ था। इसमें मोस्टली अगर हम घर में होता है तो हम ये देखते हैं कि किस तरीके का फ्रैक्चर है। तो सबसे पहले हम हॉस्पिटल, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद वहाँ पे हमने कॉल किया गया था एम्बुलेंस को। तो यहाँ पे हमारे पास बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी है एम्बुलेंस सर्विस की, क्योंकि एम्बुलेंस सर्विस भी एक आज के टाइम पे बहुत ही जरूरी चीज़ है, जो कि हमारे एरिया में दिल्ली के अंदर काफ़ी अवेलेबल भी है। उसके बाद एम्बुलेंस को कॉल करने के बाद वो हमें हॉस्पिटल में लेके जाता है। हॉस्पिटल में सबसे पहले होती है इमरजेंसी एंट्री। इमरजेंसी डिपार्टमेंट हमें देखता है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट सबसे पहले पेशेंट को लेके जाता है और उसके जो साथ के जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, वो भी वो जाते हैं बिलिंग काउंटर की तरफ। यानी कि बिलिंग काउंटर में हमारे यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट वगैरह ये सब पोस्ट भी हमारी आती है। रिसेप्शन की पोस्ट होगी, यहाँ पे काफ़ी डाटा एंट्री ऑपरेटर्स वगैरह ये सब हो गए। तो यहाँ पे हमारे बिलिंग काउंटर में वो सब सारी पोस्ट भी हमें मिलती है। बिलिंग होने के बाद वहाँ पे पेशेंट्स को किस तरीके की ट्रीटमेंट दी जाती है, आजकल हॉस्पिटल्स में अलग अलग लेवल्स की होती है, दिखाते हैं वहाँ पे कि आपको किस तरीके का ट्रीटमेंट वहाँ पे अवेलेबल कराना चाहिए। तो वहाँ पे जब हमारे पास बिलिंग काउंटर होने के बाद वहाँ पे आपको जो फ्रैक्चर पेशेंट होता है उसको सबसे पहले लिया जाता है एक्सरे डिपार्टमेंट। एक्सरे डिपार्टमेंट को उसको भेजा जाता है। तो वहाँ पे हमारे जो लैब टेक्नीशियंस होते हैं, वहाँ पे हमारे सारे लैब टेक्नीशियंस आते हैं, जहाँ पे हमारे रेडियोलॉजिस्ट भी एक्सरे जो करता है उसकी भी एक पोस्ट अवेलेबल होगी वहाँ पे। तो उस बंदे के साथ भी हमारे वार्ड बॉयज वगैरह ये भी अवेलेबल होते हैं। एक्सरे होने के बाद हमारा बात बनती है डॉक्टर से, डॉक्टर को दिखाया जाता है। उसके बाद वो तय करता है कि वहाँ पे उसका ऑपरेशन किया जाएगा या फिर नॉर्मल फ्रैक्चर से ही उसको मतलब टांग को सीधा करके हड्डी को जोड़कर ठीक किया जा सकता है। अगर ऑपरेशन की बात आती है तो वहाँ पे हमारे पास ऑपरेशन डिपार्टमेंट में कई चीज़ हो जाती है। मैनेजर पोस्ट करती है भाई ऑपरेशन किस तरीके से किया जा सकता है, उसका पूरा उनका पूरा डिपार्टमेंट होता है, जिसमें उनके मैनेजर भी होते हैं और ये देखने वाले भी होते हैं कि कितना बिल अमाउंट इनका निकलेगा या फिर कि कौन सा डॉक्टर इसको हैंडल करेगा, उनका अपना एक डिपार्टमेंट होता है। उसके बाद जब ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद वहाँ पे हमारे नर्स वगैरह भी होती हैं, डॉक्टर्स भी अवेलेबल, उनके असिस्टेंट्स भी अवेलेबल होते हैं। ऑपरेशन में बाई चांस जैसे मान लो कि हड्डी टूटी है तो वहाँ पे 2-3 चीज़ें होती है, जैसे प्लेट लगाई जाती है, नट बोल्ट्स वगैरह लगाए जाते हैं, रॉड डाली जाती है हड्डियों के अंदर। तो वो मटेरियल प्रोवाइड करने वाले कि भाई उनको नट बोल्ट्स के जो मटेरियल होता है हॉस्पिटल के पास अवेलेबल नहीं होते, वो जो कि बाहर से मंगाते, तो उनके लिए भी एक जॉब अपॉर्चुनिटी वहाँ पे है कि ये सर्विस प्रोवाइड करवाना कि वहाँ पे कौन कौन टाइप के नट बोल्ट है। कोई स्पेसिफिक नट बोल्ट्स होते हैं, वो ये नहीं कि कोई भी हम आयरन की शॉप की दुकान पे गए और खरीद के लेकर आ गए, उनके लिए स्पेशली डिजाइन किए जाते हैं
ताकि बच्चों पैर में कोई भी किसी भी तरीके का इन्फेक्शन ना हो। उसके बाद जब ऑपरेशन हो जाता है तो वहाँ पे हमारे नर्स वगैरह जो बीपी जो बच्चे का पेशेंट्स का होता है बीपी चेक करना, उसको टाइम पे मेडिसिन प्रोवाइड करना, हमारी नर्स होती है। तो नर्स के डिपार्टमेंट का भी एक हमारे पास यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल गई। एंड देन उसके बाद जो मेडिसिन वगैरह आती हैं वो प्रोवाइड करती है हमारी फार्मासिस्ट। यहाँ पे हमने एक स्टाफ लगा के प्रोवाइड किया हुआ है फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट से हमारी सारी मेडिसिन जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, ऑपरेशन के इक्विपमेंट्स हो गए या फिर हमारी मेडिसिन वगैरह कुछ भी हो गई, वो सब हमारा फार्मासिस्ट ही हमें प्रोवाइड कराता है। उसके बाद आफ्टर 3 डेज में वहाँ पे एडमिट आता है। एडमिट होने के बाद वहाँ पे जिन्होंने मेरी हेल्प करी वो थे वहाँ पे वार्ड बॉयज, स्वीपर्स। एक अलग डिपार्टमेंट होता है जो कि ये देखता है कि बंदे को किसी भी तरीके का इन्फेक्शन नहीं हो रहा हो। सैनिटेशन डिपार्टमेंट ICNR से अलग होती है, वो डिपार्टमेंट होता है ना, कोई इन्फेक्शन वगैरह पट्टी वगैरह चेंज करना, ये सब चीजें काम वहाँ पे वो करते हैं। हाँ, उसके बाद जब वहाँ पे सारा प्रोसेस हो जाता है तो लास्ट में फिर डॉक्टर चेकअप करने आता है और ये देखता है कि पेशेंट्स क्या अब यहाँ पे एडमिट करने की और जरूरत है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो उसको रेफर कर देता है कि आप घर जा सकते हैं। अगर पेशेंट कैपेबल है तो हम एम्बुलेंस का फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर नहीं है कैपेबल तो, और कैपेबल है तो भाई हम अपने व्हीकल से भी जा सकते हैं। थैंक यू। हम लोग जो एग्जिट और एंट्री की बात कर रहे थे पेशेंट की, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। मसल इंजरी के बाद जब पेशेंट रिसेप्शन पे आ रहा है, मे आई हेल्प यू, एक हमने सेंटर देखा है, एक टेबल के ऊपर लिखा होता है जनरली, तो वहाँ से जाके हम पूछेंगे कि हमें फर्स्टली कहाँ जाना है। रिसेप्शन एरिया पूछेंगे। रिसेप्शन एरिया पे जाके हम इमरजेंसी डिपार्टमेंट में उन्होंने भेजा, वहाँ डिपार्टमेंट में गए तो हमें वहाँ पर नर्सेज और डॉक्टर्स मिलते हैं। रिसेप्शन पे हमें जनरली रिसेप्शनिस्ट ही मिलेंगे जो कि हमारा डाटा कलेक्ट करके एंड हमारी एंट्री करके स्लिप बना देंगे। उसके बाद हम डॉक्टर और नर्सेज हमें देखेंगे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। उन्होंने जब हमें असिस्ट किया देखा, उसके बाद उन्होंने हमें एक्सरे डिपार्टमेंट, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में, जहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट होता है जो कि हमारा एक्सरे करेगा उस पोर्शन का जहाँ पर प्रॉब्लम है। उसके बाद वापस हम डॉक्टर के पास जाएंगे जो कि हमारा स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है ऑर्थोलॉजिस्ट। ऑर्थोलॉजी डिपार्टमेंट में जाने के बाद वो हमारे एक्सरे देखेंगे एंड देखेंगे, ओवरऑल एनालाइज करने के बाद उन्हें ये देखना होगा कि किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर कुछ टाइप ऑफ लग रहा है कि कुछ छोटा मोटा माइनर ओटी की ज़रूरत है एंड ऑल, तो हमें ओटी में जाएंगे। तो ओटी के अंदर यहाँ पर हमारे ओटी के नर्सिंग स्टाफ्स होते हैं और उसके अलावा ऑर्थोलॉजिस्ट जो कि हमारा डॉक्टर असिस्ट कर रहा है मेन वो होगा। इसके अलावा ओटी टेक्नीशियंस वहाँ होते हैं। उसके बाद जीडीए भी जो हेल्प कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं उसको, वो वहाँ पर प्रेजेंट होंगे। वो प्रोसीजर ओटी में होने के बाद पेशेंट को शिफ्ट किया जाता है या तो रिकवरी वार्ड में या फिर हम जनरल वार्ड में भी शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा बहुत ओवर ये इसमें ज़रूरत नहीं है ऑब्जर्वेशन की। देन यहाँ पे रिकवरी वार्ड में ऑब्जर्वेशन में पेशेंट को रखा जाता है। उसके बाद वहाँ पर नर्सेज, जीडीए, वार्ड बॉय जो है वो उसकी हेल्प के लिए वहाँ रहेंगे। वो उसे ऑब्जर्व करेंगे, सारे वाइटल्स देखेंगे एंड सारी चीज़ों को नोट डाउन करेंगे। अगर पेशेंट नॉर्मल है तो उसके बाद उसको, अगर पेन ज़्यादा है तो उसको फिजियोथेरेपी के लिए फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेजा जाता है, जो कि वहाँ पर नर्सेज और जीडीए की हेल्प से फिजियोथेरेपी की जाती है वहाँ पे फॉर द पेन रिलैक्सेशन। आफ्टर दैट जब डॉक्टर उसे मेडिसिन दे रहा है तो वो केमिस्ट के पास जाएगा, फार्मेसी में फार्मासिस्ट एंड असिस्टेंट वहाँ पर होते हैं फार्मासिस्ट के, जो कि वहाँ पर प्रेजेंट होंगे, उन्हें मेडिसिन प्रोवाइड कराएंगे। आफ्टर दैट हम बिलिंग डिपार्टमेंट में आते हैं, जो कि रिसेप्शन का एक पार्ट होता है। बिलिंग डिपार्टमेंट में वो हमें बिल्स बना के देते हैं। आफ्टर दैट हमारा आता है एक टीपीए डिपार्टमेंट, जो कि पैनल डिपार्टमेंट है। वो प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों की सेक्टर्स में ही काम कर रहे हैं, जो कि इंश्योरेंस वगैरह हम लोग जनरली अपने भी कराते हैं, लॉल आपको पता ही है। उसके बाद वहाँ से डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटीज करते हुए वार्ड बॉय हेल्प करके उसको एग्जिट तक लेके जाते हैं, जहाँ पर गार्ड्स वगैरह होते हैं, वो हेल्प करते हैं एंड ऑल। फिर उसके बाद पेशेंट अपने घर जा सकते हैं। ये आपके सामने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लीनिंग इक्विपमेंट्स या एजेंट्स हैं, जिसमें आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं कि क्या किस किस पर्पस के लिए है। हर कोई अलग अलग पर्पस से। ये किस लिए यूज करते हैं? ठीक है, बाथिंग एंड हैंड वॉश, और इसको मोस्टली हम क्लीनिंग के कैटेगरी में रखेंगे, राइट। ये फ्लोर क्लीनिंग, पोछा वगैरह, तो ये भी हमारे जो फ्लोर्स पे जो जर्म्स लगे रहते हैं उसको भी, तो उसको हम क्लीनिंग में रखेंगे या फिर डिसइंफेक्टिंग में, क्योंकि इसके अंदर केमिकल है और ये जर्म्स और बैक्टीरिया जो है उसको किल कर रहा है, तो हम उसको डिसइंफेक्टेंट बोलेंगे। ये डिसइंफेक्टेंट, इसमें भी अल्कोहल वगैरह है, तो ये भी आपके वायरसेस और उसको किल करता है। स्टेरियम, ये मेनली डॉक्टर्स यूज करते हैं, जैसे मैम ने बोला था कि टूल्स वगैरह को क्लीन करने के लिए, तो इसको हैंड वॉश भी यूज किया जाता है, लाइक हैंड सैनिटाइजर की तरह। लेकिन मेनली इसको आपको लाइक जो टूल्स वगैरह होते हैं, सर्जिकल जो ब्लेड्स वगैरह होते हैं उसको क्लीन करने के लिए, ये हैंड वॉश के लिए यूज करते हैं हम, क्लीनिंग के लिए। ये किसके लिए यूज करते हैं इसको? हाँ, जो हमारी इंजरीज हुई हैं वहां उसको क्लीन करना, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पहला, जैसे सर ने बताया था, अब वो पूछा क्यों गया था आपसे
क्योंकि आप लोगों ने जो आंसर करे हमें वो पांचों बिल्स के आपने ऑलरेडी उसको एक्सप्लेन कर दिया है। तो जैसे सर ने बोला था कि हमें सेग्रीगेट करने की इसलिए जरूरत है क्योंकि कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कि इन्फेक्शन फैलाते हैं। तो इससे ऐसे पार्ट्स को हम किस में डालेंगे? येलो बिन में। येलो बिन में डाल देंगे तो वहां से उस पार्ट को जलाया जा सकता है या डिस्ट्रॉय करा जा सकता है, ठीक है। और इसमें कौन से पार्ट आते हैं जो कि आपके क्या हो, इन्फेक्शन फैला सकते हैं। ग्रुप वाइज थोड़ा सा डिवाइड 46 पर इसके बारे में दिया हुआ है। तो आप बुक्स में भी जो आपको पीपीटी में मिल रहा है वो एक एक चीज आपकी बुक में प्रिंटेड है, ठीक है। सर ये हमें मिलेगा नहीं, इसको बच्चों को मिल जाएंगी, हाँ, आपके स्कूल तक पहुंच जाएंगी ये बुक्स। टूल किट्स तो ऑलरेडी पहुंच चुकी हैं, हाँ। तो ये बुक्स भी आ जाएंगी बाय द जब तक आप सेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे पार्ट्स जहां से इन्फेक्शन जो हमारे सब्जेक्ट है तो ये बिल्कुल डिफरेंट है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये हम क्यों टीच करवा रहे हैं? मैम ये आंसर्स आपको थर्ड डे जो लास्ट होगा। आप वैसे ज़्यादा इतना बड़ा भी क्वेश्चन नहीं है कि हम ये क्यों पढ़ा रहे हैं। हम एक पढ़ा रहे हो वो अच्छी बात है, हेल्थ से रिलेटेड आई नो, लेकिन हमारे सब्जेक्ट में इसका क्या रोल प्ले है? दैट्स व्हाई आप आपके सब्जेक्ट में नहीं है, ये एक एडिशनल मॉड्यूल्स मिल रहे हैं आपको स्टूडेंट्स को डिलीवर करने के लिए। तो ये यहाँ पे आप अपने सब्जेक्ट्स के लिए नहीं आए हो, एक NEP NCF के थ्रू कुछ एडिशनल स्किल्स बच्चों तक प्रोवाइड करनी है, उसके लिए ये अलग से मॉड्यूल्स मिल रहे हैं, वो आपको बच्चों को पढ़ाना, तो वो कॉज है। हाँ ठीक है, सर ने बताया था ना स्टार्टिंग में 27 और 29 स्किल्स आए हैं, तो उसमें से ये कुछ 3 मॉड्यूल्स हैं। बैक टू टॉपिक। तो जो फर्स्ट येलो बिन है वहां पे हम अलग अलग टाइप्स के पार्टिकल्स डाल सकते हैं जो इन्फेक्शन फैला सकते हैं, जिसमें ह्यूमन ऑर्गन्स, कुछ लोगों के ट्रांसप्लांट होते हैं, इन्फेक्शन हो रहा होता है तो कुछ पार्ट्स काटे जाते हैं। अब वो जो ऑर्गन है उसमें इन्फेक्शन, वो इन्फेक्शन आप नॉर्मली डाल दोगे तो उससे दूसरे को भी वो हार्म कर सकता है। तो ऐसे पार्टिकल्स को हम क्या है, येलो बिन में डालते हैं। अदर लाइक सिरिंज विद ब्लड, एड्स के बारे में हमें पता है कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन को ही अगर वो सिरिंजेस लगाई जाए तो वो ट्रांसप्लांट हो जाता है, दूसरे में भी ट्रांसफर हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को बचाने के लिए, ऐसी चीज़ों में जो इन्फेक्शन फैला सकती हैं, उन चीज़ों को हम किस में डालेंगे? येलो बिन में। जी सिलेंडर सर पता नहीं क्यों इसमें दी हुई है, लेकिन सिलेंडर तो ब्लू वाले में जाती है, ब्लू वाले में जाती है वो तो प्लास्टिक के साथ ब्लू बिन में मैडम। मल्टीपल पार्ट्स होते हैं, ठीक है। कुछ पार्ट जो है प्लास्टिक का होता है, शार्प वाला सामने वाला होता है, व्हिच इज नीडल, ठीक है। अब नीडल जो है वो वाइट इसमें डालते हैं, शार्प कंटेनर, बट प्लास्टिक वाला जिसमें ब्लड कंटेंट है या इन्फेक्शियस है वो येलो। मैम वो प्लास्टिक वेस्ट मैडम वो तो रेड में जाती मैडम, रेड में ही है, रेड में ही। मैं जैसे बोल रही हूँ ये इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के हिसाब से आपको जो लगता है NABH के हिसाब से हम भी बता रहे हैं मैडम। ये बनाया हमने, ये हमारी एक्टिविटी थी और हमने ये बनाया है, ठीक है। यहाँ हमें फीवर हुआ था और यहाँ पे हम ठीक हो गए। चलो तुम्हें चाय पीनी, इनको चाय, इनको बोलो स्नैक्स भी दें, इन्हें बोलो कॉफ़ी दे। आ गए हम अपनी चाय लेके, आ जाओ आप इधर आओ। ये तो पीती 2 चाय, पीने चाय, मुझे पीना है पानी, पानी ये रही, और मुझे पीना है खून। ये लो, थक गए हम, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट क्या है, हमारा टेम्परेचर। उसके लिए मेजरिंग डिवाइस क्या है? थर्मोमीटर। थर्मोमीटर भी आजकल 2 टाइप के आते हैं, मतलब आज तो एक मोस्टली जगह डिजिटली यूज कर रहे हैं, उससे पहले एक हमारा बैन हो गया सर, मरकरी की सारी चीजें बैन हो गई, बैन हो गई, इसीलिए हमने उसको बोला कि अब मेनली ये यूज होता है। लेकिन आप बच्चों को बता सकते हैं कि पहले टाइम में ये वाला यूज होता है, डिजिटल मशीन है। और एक इसके नॉर्मली जो पंपिंग वाली आती है वो मशीन होती है। ब्लड ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर। इसका यूज करना बड़ा इजी है, जस्ट आपको फिंगर टिप पे लगाना है, उसका बटन को ऑन कर देना है। जो अपर यूनिट है वो हमें SpO2 देता है, लाइक हमारे जो ब्लड में कितना परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन है उसके बारे में बताता है। और नीचे जो है वो हमें पल्सेस बता रहा है। ब्लड शुगर, इसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोमीटर। इसको क्या बोलते हैं? अगर ये स्ट्रिप है तो ये क्या है? वो स्ट्रिप सर, ये नीडल। इसको हम लेंसेट्स बोलते हैं। लेंसेट्स रहता है, इसको हम निकालते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या है, एक निडल मिल जाएगा। इस निडल को हम पुट करेंगे इस गन में, पेन गन, ठीक है। और इसमें हम इसको लगाकर आपके यहाँ टिप पर पीछे इसको पुल करते हैं। अच्छा, ये जैसे तो
इसको यहाँ पे लगाएंगे और इसको सेट करते हैं, वापस लगाएंगे और फिर यहाँ पे इसको पिन आउट करते हैं। ये सब इजी रहता है, पेनलेस होता है। हाँ वैसे ठीक है, आदमी बैठा रहेगा और फिर ये चीज यहाँ पर आपके इसमें लगी रहेगी। जब आप रिलैक्स पोजीशन में आ जाएंगे, ये यहाँ से ऊपर रहेगा, जनरेट कर रहे हैं तो जनरेट करते हुए वो वहाँ पर जो हमारे पल्स साइंस देती हैं वो हमारा सिस्टोलिस में आता है, और जब ये नीचे जाते हुए रिलैक्सेशन में आता है वो हमारा डैशबोर्ड। ठीक है, पैर जो है वो एक तो फ्लोर पे होना चाहिए या पैरेलल टू द फ्लोर होना चाहिए। दिस इज नॉर्मल पोजीशन। ठीक है, अगर आपका पेशेंट लाइन डाउन पोजीशन में है तो उसका सिमिलरली उसके पैर जो है वो 90 डिग्री होने चाहिए। क्या कर दिया? क्या है ये? पल्स मीटर है? पर ये ऑन तो हुआ यार, बंद हो गया। ज़्यादा मूवमेंट नहीं करनी होती इसमें। देखो कितना है, अभी आया नहीं है। पल्स भी चेक हो रहा है, पर ये ऊपर आएगा ना? यहाँ यहाँ बोला था नहीं, यहाँ पे आएगा, इसलिए 2 उंगलियों का गैप होगा। ओके, और एक अच्छा 5 सेट आधे डॉक्टर बन के मिल रहा है। ठीक है, और ज़्यादा टाइट है। ये टेस्ट अच्छा वीडियो के मशीन चल रही है, खराब नहीं है। आप कर तो रही नहीं हो, क्या कर रही हो? करनी क्या है मुझे? कर तो रही नहीं हो तो क्यों कर रहे हो? अब आपका नाम मैं लिखूंगी, खुद मैं लिखूंगी इसमें आपकी इन्फॉर्मेशन। कितना आएगा? मना कर रहा है, मैं नहीं बता रहा। कितना गिरेगा? क्यों नहीं आ रहा है? डाउन तो जा रहा है। ये कितना नीचे जा रहा है? 6.24 सब अपना बीपी चेक करते हुए, पल्सेस चेक करते हुए, वेट कैस क्या रहा? चेक कर लिया? बीमार कर देंगे हमें। हाइट चेक। PMI है 19.4। हमारी ट्रेनिंग कैसी का ट्रेनिंग में? अरे सर में दर्द कर दिया मैंने बहुत तेज। मैं तो सबके सर में दर्द हो रहा है। हमारी ममता जी कहाँ हो? मेरे सर क्या देखो ना वो